बिहार सरकार में मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी को लेकर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी सुंदर हैं, इसलिए राजनीति में उतारा गया, लेकिन सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका भ्रष्ट रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का पूर्वी यूपी में महासचिव का पद दिया है और इसके बाद से ही नेताओं के बयान जारी हैं। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना ही राजनीति में उनका कोई अनुभव दिख रहा है, ना ही अभी वो जिस उम्र में है 37-38 ज़्यादा ही उम्र में है, मुझे लगता है 44 की उम्र में है वो, और इस उम्र में तक उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि मेरे सामने नहीं है। हाँ, सुंदरता है, भगवान ने उनको दी है, इस उपलब्धि को कितना भजाया जा सकता है। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, अवैध तरीके से धन कमाकर धनवान होने के मुकदमे चल रहे हैं। और मंत्री विनोद नारायण झा के बयान के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने जहां मंत्री को बर्खास्त करने या फिर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की, तो आरजेडी ने इसे बीजेपी की घटिया सोच का नतीजा बताया है। वहीं जेडीयू ने बयान को अनुचित बताते हुए शब्दों के चयन में नेताओं को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी है और मैं समझता हूं कि ऐसे टिप्पणियों की प्रतिक्रिया होगी। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे, निकलेंगे, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। इस तरह का बयान देना बहुत घिनौना बयान है। कम से कम अपने माँ बहन का भी चेहरा देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री विनोद नारायण झा के प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान के बाद महागठबंधन की महिला नेताओं ने आक्रोश जताया है। कांग्रेस विधायक भावना झा ने कहा कि विनोद नारायण झा खुद सुंदर नहीं है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के इन बयानों से सभी लोगों का खून खौल जाता है। भगवान ने प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है। अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है, तो इसमें तो भगवान की देन है। लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। विनोद नारायण झा जी अगर अच्छे काम किए रहते क्षेत्र में, तो फिर से उन्हें एक बार पंडौल से वो चुनाव क्षेत्र बदल के बेनीपट्टी आ गए। बेनीपट्टी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं ही उन्हें हराने वाली हूँ चुनाव में। तो विनोद नारायण झा जी को जब मेरे जैसा आदमी हरा सकता है, तो प्रियंका गांधी जी बीजेपी के लिए ही काफी है। एक प्रियंका गांधी। खून खौल जाता है इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी महिला के ऊपर सुन करके। और इस तरह के जो मंत्री हैं या विधायक हों या बीजेपी के जो परंपरा बना लिए हैं अभद्र महिला पे टिप्पणी करने की, कभी सोनिया गांधी की सफेद स्किन पे ये लोग टिप्पणी कर देते हैं, आज प्रियंका गांधी पे कर रहे हैं। इन्हें डिसमिस करना चाहिए। और मैं सतर्क कर देती हूँ बीजेपी की जो विधायिकाएं हैं, जो महिला सांसद है, कि बच के रहे अपने लोगों से। आपके अंदर के जो विधायक हैं वही महिला विरोधी हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में बात बनती दिख रही है। सब कुछ ठीक रहा तो दोनों लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। कभी दूर कभी पास, कभी कड़वाहट तो कभी मिठास, फिर भी हम साथ साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता है बीजेपी और शिवसेना का। कई बार कुछ मुद्दों पर सियासी मनमुटाव बेशक हो, लेकिन जब विपक्ष घेराबंदी का प्लान बनाता है तो दोनों दल कड़वाहट भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि आपसी खींचतान की वजह से कई बार गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंचा, लेकिन अब लोकसभा में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना हम साथ साथ की डगर पर हैं। रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होती नजर आ रही है और लोकसभा को लेकर रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। दोनों दल लोकसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर समझौते के करीब भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल होने से पहले शिवसेना ने कुछ शर्तें रखी हैं। हम साथ साथ हैं। शिवसेना ने बीजेपी के सामने विधानसभा की 288 सीटों के बराबर बंटवारे की शर्त रखी है, जबकि लोकसभा के लिए सीटों का बंटवारा 2014 की तरह ही रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही शिवसेना ने शर्त रखी है कि पालघर की सीट शिवसेना को ही दी जाए।
हालांकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर अभी फाइनल मुहर बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी से गठबंधन के लिए शिवसेना अपने सांसदों के दबाव में है। शिवसेना को डर है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी तो शिवसेना को ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन गठबंधन हो जाए तो साथ साथ की डगर फायदे का फलसफा साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और शिवसेना की सियासी पिक्चर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बात इसरो की एक और उड़ान की, जिसके जरिए इसरो ने दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर नया कीर्तिमान बनाया है। छोटे सैटेलाइट की ये बड़ी उड़ान है। इसरो का ये नया कीर्तिमान है। डॉक्टर कलाम को ये अद्भुत श्रद्धांजलि है। स्टूडेंट के हौसले को सलाम है। आसमान में हर एक उड़ान के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नए नए कीर्तिमान हासिल करती जा रही है। गुरुवार को भी दुनिया ने एक बार फिर भारत का अंतरिक्ष में उस वक्त दम देखा जब दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट V2 को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। छोटी सैटेलाइट की बड़ी सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का यूं खुश होना लाजमी है, क्योंकि इसरो ने देर रात जो किया है उसके प्रकाश से पूरी दुनिया अचंभे में है। इसरो ने इस बार PSLV-44 लॉन्च व्हीकल के जरिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। लॉन्च हुए सैटेलाइट का नाम कलाम सेट V2 और माइक्रोसेट R है। 1.26 किलोग्राम का कलाम सेट V2 दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। कलाम सेट V2 का निर्माण स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों ने किया है। स्पेस किड्स के छात्रों ने कलाम सेट को महज 6 दिनों में तैयार किया है। कलाम सेट को बनाने में छात्रों ने महज 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई की एक स्पेस एजुकेशन स्टार्टअप फर्म है। कलाम सेट का इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। कलाम सेट नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसरो ने कलाम सेट को लॉन्च करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया है। इसरो की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्हें ट्वीट किया है, हमारे स्पेस वैज्ञानिकों को PSLV की एक और सफल लॉन्चिंग के लिए दिल से बधाई देता हूं। इस लॉन्चिंग के साथ कलाम सेट को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, जिसे भारत के प्रतिभावान छात्रों ने बनाया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर K सिवन ने भी लॉन्च के बाद कलाम सेट बनाने वाले छात्रों को बधाई दी और उन्हें स्पेस किड कहा है। Satellite built by the Space Kids of India, which is the startup by students headed by Madam Srimati Kesan, is really built this particular satellite, Kalam Sat. कलाम सेट की सफल लॉन्चिंग के बाद डॉक्टर K सिवन ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन गगनयान की भी चर्चा की और कहा कि हम उस मिशन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। Under the directorship, this Mr. Hutton is going to run the Gaganyaan program, and he promised me that he will be having the first flight by December 2020, and second flight, he said he will have it by July 2021, so that he will carry man in his vehicle by 2021 December. मुख्य काम अब गगनयान पर है, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये इसरो के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी R हटन को दी गई है, जिन्होंने मुझसे वादा किया है कि दिसंबर 2020 तक इसकी पहली उड़ान होगी, जिसके बाद 2021 दिसंबर में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साफ है, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के सपनों की उड़ान अब गगनयान पर सवार है, जिस ख्वाब की ताबीर दिसंबर 2021 में होगी, जब एक भारतीय मेड इन इंडिया स्पेसशिप के जरिए अनंत आसमान की ओर जाएगा और दुनिया भर में भारत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, साथ ही ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह और गणतंत्र दिवस की परेड में किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। 26 जनवरी की दोपहर तक कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली आने वाली सभी प्राइवेट गाड़ियों की भी बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। परेड के दौरान दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी, लिहाजा इसके लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच ट्रैफिक बंद रहेगा। डीटीसी और दूसरी बसों को दूसरे रास्तों से जाना होगा। परेड रूट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग और रूट डाइवर्ट करने के अलावा दिल्ली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सेना ने अपने हाथ में ले ली है। विजय चौक से लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजपथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और एनएसजी की टीम संभालेगी। राजपथ के आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात रहेंगे। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी राजपथ पर पहरा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा के लिए भी 6000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग आराम से गणतंत्र दिवस समारोह मना सकें, राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड का आनंद उठा सकें। साथ ही अगर किसी ने इस समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोर्ट ने शुक्रवार को सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण मामले को लेकर पीआईएल को स्वीकार कर लिया है। आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण देने की याचिका को सुनने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है और साथ ही आरक्षण को लागू करने पर रोक लगाने के लिए इनकार भी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस आरक्षण वाले मामले में नोटिस जारी किया है। तत्काल रोक से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि वो इस विषय पर अपने स्तर पर निरीक्षण करेगी। कोर्ट इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 हफ्तों में सुनवाई करेगा। आपको बताएं कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एनजीओ ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। और बात करते हैं भारत की एक ऐसी नई पीढ़ी की मिसाइल की जो तमाम सर्विलांस और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। अब दुश्मन का सर्विलांस सिस्टम होगा ध्वस्त। भारत दुश्मनों के रडार पर करेगा सटीक वार। एंटी रेडिएशन मिसाइल से होगा काम तमाम। भारत ने नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है जो तमाम सर्विलांस और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। हवा से जमीन पर, जमीन से हवा में मार करने वाली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल बराक की रेंज 100 किलोमीटर है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। गुरुवार को DRDO ने जहां नेवी के साथ मिलकर इसका INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया, वहीं 18 जनवरी को ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 MKI से भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। सुखोई 30 MKI से दागे गए मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया था। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे सुखोई से अलग अलग एंगल और गति से दागा जा सकता है। DRDO ने जो सुपरसोनिक बराक 8 मिसाइल बनाई है उसकी खासियत की बात करें तो सुपरसोनिक बराक 8 मिसाइल का इंटरसेप्शन रेंज 100 किलोमीटर है। बराक 8 मिसाइल को सभी युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। युद्धपोत पर तैनात मिसाइल से फाइटर प्लेन और ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं। बराक 8 मिसाइल से हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी गिराए जा सकते हैं। बराक 8 मिसाइल हवा से जमीन पर भी मार कर सकती है। जमीन पर ये दुश्मनों के रडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। मतलब साफ है कि अब 100 किलोमीटर के रेंज में दुश्मनों का ना तो कोई रडार और सर्विलांस सिस्टम बच पाएगा और ना उसके विमान करीब आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट मगध महिला की स्टूडेंट्स को सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। इसी के साथ ही विजेताओं को 5100 की नकद राशि देने की कॉलेज में शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल ने 800 बेड के हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री से मांग की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मगध महिला कॉलेज के हर संभव विकास का भरोसा दिलाया। मैं धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने मगध महिला कॉलेज के वार्षिक समारोह में मुझे आमंत्रित किया। वैसे मगध महिला कॉलेज में पहले भी आने का अनुभव है। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं है। इसका कितना बड़ा योगदान है मगध महिला कॉलेज का लड़कियों की शिक्षा में और उच्च स्तर की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ की शिक्षा में एक क्वालिटी भी है। तो मगर महिला कॉलेज का और उत्थान हो और विकास हो, इसमें हम लोग अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इतना ही हम आश्वस्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के मतदाताओं को प्रोत्साहित किया गया और इस आयोजन के जरिए आम लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने युवा पीढ़ी से मतदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले वोटर बनना और फिर काउंटिंग करना काफी कठिन काम होता था, लेकिन अब सिस्टम की मजबूती से आसान हुआ। उन्होंने कहा कि अब वोटिंग प्रक्रिया में एक भी आदमी छूट नहीं पाए, इसके लिए विशेष कोशिश की जा रही है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग यहाँ बैठे हुए एकत्रित हुए हैं और जितनी बड़ी संख्या वोटर्स की है, तो यह मान के चलिए कि यह मतदान एक यज्ञ के समान है। ठीक है, पर हमारे पदाधिकारी पूरा सिस्टम जो है यज्ञ कराने की भूमिका में है, मगर मेन यज्ञ तभी होता है जब इसमें वोटर्स आगे आते हैं। नालंदा के छिंदवाड़ा गांव में भाड़े को लेकर हुए विवाद में 35 साल के एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा गांव के सूरज कुमार का भाड़े को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान उन लोगों ने सूरज को पीटकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। घटना के बाद से गांव में तनाव है। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घंटों शव उठाने नहीं दिया और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।